गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेहता डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। 9th क्लास में हम पढ़ रहे थे सांख्यिकी, आंकड़ों के बारे में अध्ययन किया कि आंकड़े कितने प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और गौण आंकड़े। फिर उसके बाद में उनका प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का हमने प्रस्तुतिकरण पढ़ा। अब आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण में हमने उनको आरोही अवरोही क्रम में और बारंबारता बंटन सारणी के रूप में, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में इत्यादि में हमने उसको लिखना, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण हमने पिछले अध्याय में पढ़ा। आज हम इसी से आगे आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण जो है वो और किन किन माध्यमों से कर सकते हैं, किन किन विधियों से कर सकते हैं, वो हम इसमें सीखेंगे। का प्रस्तुतिकरण, देखिए आज हम इस प्रस्तुतिकरण में आंकड़ों के जो प्रस्तुतिकरण का जो है उसके 3 मेथड के बारे में हम चर्चा करेंगे। दंड आलेख, दूसरा आयत चित्र और तीसरा जो है बारंबारता बहुभुज। यहाँ पर हम जो है दंडालेख, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज, इन के माध्यम से आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण किस प्रकार से किया जाता है वो हम पढ़ें। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें यहाँ पर दंडालेख। दंडालेख क्या है? ये आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण, आंकड़ों का क्या है, एक चित्रीय, चित्र के द्वारा जैसे आंकड़ों का निरूपण है वो इस दंडालेख में आता है। इसमें क्या होता है कि मद जो है, यानी विभिन्न जो प्रकार के मद होते हैं या चर जो है उसको एक दंड के रूप में, एक स्तंभ के रूप में दर्शाया जाता है और प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है वो समान होती है। इसमें क्या होता है कि प्रत्येक स्तंभ की चौड़ाई वो समान होती है और प्रत्येक 2 स्तंभों के मध्य जो है वो भी समान गैप होता है, मिले हुए नहीं होते आपस में, अलग अलग दंड बनते हैं। इसमें प्रत्येक दंड की चौड़ाई हम समान लेते हैं। ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि आप उसकी चौड़ाई समान लें, लेकिन हम फिर भी उसकी चौड़ाई को क्या लेते हैं, समान, कि समान माप का हम दंड बनाते हैं। और उनके मध्य की जो चौड़ाई है, मध्य का जो गैप है वो भी हम समान रखते हैं और अलग अलग मध्य का अलग अलग दंड हम इसमें बनाते हैं। इस प्रकार जैसे माना 2 अक्ष होते हैं इसमें, ये x अक्ष है, पैमाना कितना भी ले सकते हैं इसमें, ये y अक्ष हो गया इसका, इस पर जो भी चर होगा वो होगा, इस पर विभिन्न प्रकार के मद। जैसे माना वो कह रहा है कि साहब एक कक्षा 9 के 20 विद्यार्थी से जन्म का महीना पूछा गया। क्या पूछा गया? 20 विद्यार्थियों से उनके जन्म का महीना पूछा गया साहब, कि किसका जन्म किस महीने में हुआ। अब उसको हमें क्या करना है, दंड आलेख के रूप में प्रदर्शित करना है। तो इसके लिए देखिए, जैसे माना इधर तो आ जाएगा क्या, महीने, जन्म के महीने आएंगे x अक्ष पर, तो और इधर क्या आ जाएगा, विद्यार्थियों की संख्या। विद्यार्थियों की संख्या यहां से 0 से स्टार्ट करेंगे हम, 0 1 2 3 4 5, इतना ले लिया। तो देखिए समान चौड़ाई का दंड बनाना पड़ेगा, यहां से गैप समान छोड़ेंगे, माना 1-1 सेंटीमीटर के ले लो आप, 1-1 सेंटीमीटर का दंड बनाना है। ये जनवरी हो गया, फिर फरवरी, फिर मार्च,
अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इनका बनाते चलते हैं। माना जनवरी में 3 स्टूडेंट जन्म लेंगे, तो यहाँ इसको बढ़ाएंगे कहाँ तक, 3 तक। विद्यार्थियों की संख्या कितनी, 3, और ये चौड़ाई लेंगे अपन और इस प्रकार से लाके इसको मिला दिया। तो जनवरी में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया, 3 ने। माना फरवरी में 2 विद्यार्थी जन्म ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 2 तक, और फिर ऐसे बीच का गैप जो इतना है उतना ही गैप यहाँ चल रहा है, उतना ही गैप यहाँ आएगा। मार्च में 4 विद्यार्थियों ने जन्म लिया, ये आ गया। अप्रैल में 3 विद्यार्थियों ने जन्म लिया। मई में 5 विद्यार्थियों ने जन्म लिया। जून में 1 विद्यार्थी ने जन्म लिया। जुलाई 2 विद्यार्थियों ने जन्म लिया। तो इस प्रकार से आप जिस महीने में जितने विद्यार्थी जन्म लें, तो विद्यार्थियों की संख्या इधर है, बस उसकी ऊंचाई कहाँ तक लेनी है, वहाँ तक लेनी। जैसे 1 विद्यार्थी ने जन्म 1 तक लेनी है, 2 ने 2 तक, 3 विद्यार्थियों ने जन्म लिया 3 तक, 4 ने लिया 4 तक, 5 ने लिया 5 तक, और फिर समान 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई ले रहे हैं प्रत्येक दंड की, तो 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई रखेंगे और वापस ला करके मिला देंगे। यहाँ जितना गैप था उतना ही गैप इस जनवरी और फरवरी के दंड के मध्य होना चाहिए, फिर उतना ही गैप फरवरी और मार्च के दंड के मध्य होना चाहिए, उतना ही गैप जो है मार्च व अप्रैल के मध्य, ऐसे इस प्रकार से दिसंबर तक हम वो बना देंगे। ठीक है, अब इसको देख करके जो भी प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर इसमें देख करके दिया जाएगा। जैसे माना वो कह रहा है कि बताइए कि मई के महीने में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया, मई के महीने में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया, तो मई कहाँ है, ये रहा, और विद्यार्थी कितने आ रहे हैं, यहाँ से मिलाओ उसको 5, तो मई के महीने में इस स्तंभ को देख करके आप बता सकते हैं स्तंभ के द्वारा आंकड़ों का निरूपण तो हो रहा है। तो ये क्या, ये स्तंभ जो है वो क्या निरूपित कर रहा है, इसको आप ऐसे बिल्कुल सबको ब्लैक कर देंगे, इनको पेंसिल की सहायता से डार्क कर देंगे, इनको ऐसे पेंसिल की सहायता से, पेंसिल से सब स्तंभ को क्या करना, अपने को ऐसे डार्क करना, इस प्रकार सबको डार्क, जिससे स्तंभ रूम में आराम से। अब वो कह रहा है कि साहब मई के महीने में कितने विद्यार्थियों ने जन्म लिया, तो मई का महीना कहाँ, ये रहा, और विद्यार्थियों की संख्या यहाँ से मिलान करेंगे, कहाँ तक जा रहा है स्तंभ, 5 तक, तो आप कहेंगे कि मई के महीने में 5 विद्यार्थियों ने जन्म लिया। सबसे कम बच्चे किस महीने में जन्म ले रहे हैं, तो सबसे कम 1 कौन से महीने में ले रहे हैं, जून में ले रहे हैं। सबसे कम कौन से महीने में ले रहे हैं, जून में ले रहे हैं। तो इस आधार पर इस दंड लेखा चित्र को जो है, दंड आलेख को देख करके आप इससे संबंधित कोई भी प्रकार का प्रश्न है उसको आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। इस प्रकार से दंड आलेख बनता है। दूसरा इसी में एग्जाम्पल हम लेकर के देखें कि विभिन्न प्रकार के खर्चों का भी दंड आलेख बनता है। जैसे माना कि एक परिवार है जिसकी मंथली जो आय है वो 20,000 है। एक परिवार की मंथली जो आय है वो कितनी है, 20,000 रुपये। अब वो इसको विभिन्न खर्चों में दर्शा रहा है, तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, दंडालेख बनेगा मद, ये तो आ जाएगा खर्चा मद, किस किस रूप में वो उसको खर्च कर रहा है, और ये आ जाएगा खर्च 1000 में, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 1000 में ही 1000 2000 3000 4000। अब देखिए सबसे पहले हम बात करें परचून, किराने का जो सामान है, तो परचून का सामान, परचून में वो सब 3000 रुपये खर्च करता है। कितने खर्च करता है, 3000 रुपये। तो यहाँ से इसको दंडालेख को बढ़ाएंगे 3 तक लेके जाएंगे, वो 1 सेंटीमीटर की चौड़ाई लेंगे इसकी, और वापस इधर आ जाएंगे। ये किसका हो गया, ये परचून का हो गया।
ऐसे इसको आप ब्रेक कर देंगे। शिक्षा, शिक्षा में वो 5,000 रुपये खर्च करा साहब, तो शिक्षा कहाँ आ जाएगी, ये 5,000 तक। चलो ये शिक्षा में खर्च कर दिया उसने, यानी प्रत्येक दंड की चौड़ाई जो है वो समान होनी चाहिए, ठीक है, और इनके मध्य का गैप भी समान होना चाहिए। उसमें खर्च कर दिया उसने। किराया, किराया में उसने 5,000 खर्च किए, तो यहीं तक 5,000 तक आ जाएगा। दवाइयाँ 2,000 रुपये खर्च कर रहा है। मनोरंजन 2,000 मनोरंजन पे खर्च कर रहा है। और विविध यानी अन्य खर्चे, वो 3,000 का। ये होगा, तो होगा मत किसने किस किस पर खर्च करा, वो मंथली जो आय है उसको किस किस पर खर्च करा वो तो आएगा इस एक्स एक्स पर, और खर्च जो रुपए में है वो आ जाएगा वाई एक्स पर। अब देखिए, अब इस आलेख की सहायता से आप इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का जवाब दे सकते। जैसे माना आपको पूछा जाए कि बताइए कि वह परिवार जो है जिसकी मंथली आय 20,000 रुपये है, सबसे अधिक खर्च किस पर कर रहा है। वह परिवार सबसे अधिक खर्च किस पर कर रहा है, तो आप क्या बताएंगे, सबसे अधिक खर्च किस पर कर रहा है, वो एजुकेशन और किराए पर कर रहा है। एजुकेशन पर और किराए पर। कितना आय का, कितना 50%। 5,000 इस पर, 5,000 इस पर, 10,000 हो गया ना। 5,000 शिक्षा पे खर्च कर रहा है, 5,000 उस पर किराए पे, तो 50% जो है वो इनकम का किस पर खर्चा कर रहा है, वो बच्चों की शिक्षा और किराए पे खर्चा कर रहा है। अगर आपसे पूछा बताइए सबसे कम खर्चा किस पर कर रहा है, सबसे कम खर्च जो है वो किस में कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे कम खर्च वो दवाइयाँ और मनोरंजन में कर रहा है। दवाइयाँ और मनोरंजन में कर रहा है। बताइए परचून में कितना खर्च कर रहा है, तो आप कहेंगे परचून में 3,000 रुपये वो खर्च कर रहा है। तो इस प्रकार से दंड आलेख की सहायता से आप आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं। ये एक्स एक्स, 2 एक्स होंगे, इसमें एक्स एक्स होगा, वाई एक्स होगा, एक्स एक्स पर ये मद होंगे, जी जिसमें वो खर्च करता वो, और इसमें खर्चा आ जाएगा। दंड आलेख में प्रत्येक आलेख की चौड़ाई जो है अपने को समान लेनी है, और प्रत्येक 2 दंडों के बीच की चौड़ाई भी सदैव समान। इन दोनों के बीच की चौड़ाई, इन दोनों के बीच की चौड़ाई ये और ये बराबर होनी चाहिए। सारी चौड़ाइयाँ जो हैं वो बराबर होनी चाहिए। इन दंड की भी जो चौड़ाई है वो हमें बराबर लेनी है, और पेंसिल की सहायता से इसको आप ऐसे डाल के ब्रेक कर देंगे। इस प्रकार से ये दंड आलेख हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद दंड आलेख के बाद देखिए आयत चित्र। आयत चित्र में क्या होता है कि सतत बारंबारता, इसमें गैप नहीं होता, सतत बारंबारता का वो ही दंड आलेख होता है, लेकिन इसमें सतत बारंबारता होती है, यानी बीच में गैप नहीं होता, अंतराल नहीं होता है, तो एक आयतनुमा संरचना उसमें बन जाती है। जैसे माना ऐसे आ जाए,
आयु, और विद्यार्थियों की संख्या। एक कक्षा एक ग्राम का सर्वे है कि साहब इसमें इस आयु वर्ग जनसंख्या आ जाएगी, इसमें जनसंख्या हजारों में, ये ग्राम पंचायत, किसी ग्राम पंचायत का सर्वे है या किसी शहर का, कस्बे का मान लो, कि जिसमें सब आयु 0 से 10 आयु वर्ग की जनसंख्या इतनी है, और 10 से 20 वर्ग कितनी है, 20 से 30 कितनी है, 30 से 40 कितनी है, 40 से 50 कितनी है, 50 से 60 की इतनी। या इस प्रकार से अब इसमें में क्या करना है, देखिए वही आलेख बनाने के लिए एक्स अक्ष और वाई अक्ष दोनों होंगे। यहां 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ये 0 हो गया। एक्स अक्ष पर तो क्या होगा, इसमें उचित पैमाना लेंगे आप, और ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष पर आयु आएगी, यानी जो चर का मान होता है ये वाला मध्य, ये हमेशा एक्स अक्ष पर होता है। किस पर होता है ये? एक्स अक्ष पर। और ये जो कॉलम आता है वो किस पर होता है? वाई अक्ष पर। इस बात का विषय ध्यान देंगे, यानी चर का मान जो है वो हमेशा एक्स अक्ष पर आता है और ये वाला जो मान है वो वाई अक्ष पर आता है। तो देखिए 0 1 सेंटी, वाई एक्स अक्ष पर तो कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 वर्ष हो गया। ठीक है, तो 0, फिर यहाँ से कितना 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, इस प्रकार से आ गया। और इसमें 1 सेंटीमीटर बराबर कितना ले अपन? 5 ले लें या 4 ले लो। 4, 8, 12, 16 और 20, ये आ जाएगी जनसंख्या हजारों। ठीक है, अब देखिए 0 से 10, 0 से 10 ये आ गया। यहाँ तक कितना है? 5। तो 0 से 10 कितना आ गया? 5। 5 कहाँ से आएगा? 4 और 4 1 5, यहाँ से लगभग मान लो। तो यहाँ से बढ़ाओ और इसको यहाँ 10 से मिलाओ, मिल गया। फिर 10 से 20 कितना है? 10। तो 10 ये रहा, इसको ऊपर बढ़ाओ यहाँ से, यहाँ आ जाएगा 10 से 20, 10 वापस इधर और 20 पर लगेगा, मिला दो। यानी बीच में गैप नहीं होगा, सतत होगा। ये बारंबारता जो होगी कैसे होगी? सतत बारंबारता बंटन सारणी का है, इसलिए इस समय बीच में गैप नहीं होता है, कंटिन्यू बनते चलते हैं। जबकि दंडालेख में बीच में गैप होता है। फिर 20 से 30 में कितना? 8। तो ये 8 रहा, यहाँ से यार ये 20 से 30 आ गया। फिर 30 से 40 कितना है? 20। तो ये 20 रहा, इसको बढ़ाओ ऊपर 20 तक, यार। फिर 40 से 50 4, ये रहा 4। फिर 50 से 60 3, थोड़ा सा नीचे, ये 50 आ गया। इसको भी आप ऐसे डार्क कर देंगे पेंसिल की सहायता से। इस प्रकार से जो हमें इसको क्या कहेंगे? आयत चित्र।
क्या कहेंगे इसको? आयत चित्र। क्या कहेंगे? आयत चित्र। उदंडलेखा चित्र था, ये आयत चित्र। इसमें बीच में गैप नहीं होगा और बिल्कुल जो है ये कहाँ से प्रारंभ होगा? ये इसमें। अगर माना इसमें देखिए दूसरे प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से आ जाता है, देखिए इसमें जैसे माना ये बारंबारता जो है वो यहाँ इसमें तो किससे प्रारंभ हो रही है? वर्ग अंतराल किससे प्रारंभ? 0 से प्रारंभ हो रहा है। अगर माना ये 0 से प्रारंभ नहीं, किससे प्रारंभ नहीं हो? 0 से प्रारंभ नहीं हो। जैसे माना ये 10 से या 20 से प्रारंभ होता, जैसे माना ये 20 से होता कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम यहाँ क्या करते हैं, ये 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा ना, ये डायरेक्ट यहाँ कितना आता? 30 आता। तो फिर ऐसे प्रश्न में हम स्टार्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, और ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, इसको थोड़ा सा हम क्या कहते हैं, इसको निकुंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निकुंज। थोड़ा सा नीचे ऐसे करके और ऐसे एक चिन्ह बना देंगे, ये निकुंज मतलब गैप, थोड़ा सा गैप हो गया ना, इसके मतलब अंतराल टूट गया, इसका सीधा जुड़ा हुआ नहीं इससे, इसको बोलते हैं निकुंज। इस प्रकार से बनाएंगे। निकुंज बोलेंगे इसको, इस प्रकार से इसको चित्र बना, ठीक है। और फिर यहाँ से 30, 40, 50, 60 इस प्रकार से आप ले जाएंगे। ये कहलाएगा आपका आयत चित्र। अब आयत चित्र के बाद में देखिए बारंबारता बहुभुज। क्या? बारंबारता बहुभुज। बारंबारता बहुभुज आप आयत चित्र की सहायता से बना सकते हैं। बारंबारता बहुभुज जो है दो प्रकार से बनता है, एक तो आयत चित्र की सहायता से बना सकते हैं और दूसरा बिना आयत चित्र के भी बनाते हैं। आयत चित्र की सहायता से तो कैसे बनाया गया? देखिए कि इनका देखिए मिड पॉइंट, जैसे ये इसी का बारंबारता बहुभुज अगर बनाए तो इसका देखिए मिड पॉइंट बनता है 0 और 10 के मध्य कितना गया? 5, तो 5 में बिंदु लिखो। फिर 10 और 20 के मध्य का ये C, D, E, F, G। अब मान लिया कि इससे आगे 50 से 60 के आगे नहीं दे रखा वर्ग, तो माना 50 से 60 से 70 वाला हम 0 मान लें। कितना मान लें? 0। तो 0 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। और इससे पहले 0 से 10 आ रहा है, तो 0 से 10 के पहले कोई वर्ग नहीं है इसमें, नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा पीछे ऋणात्मक दिशा में बढ़ाएंगे। इसको किधर बढ़ाएंगे? थोड़ा सा ऋणात्मक दिशा में बढ़ाएंगे। और कितना हो जाएगा? 0 से इसको मान लें -10 मान लें, तो इसका मिड पॉइंट ये आ गया, तो यहाँ इसको यहाँ से मिलाएंगे। यहाँ से मिलाने पर ये रेखा यहाँ इसको काट रही है, क्या चर को काटेगी नहीं भाई, इसको बिंदु ए लिख देंगे। अब ए से बी को मिला दो, बी से सी को मिला दो, सी से डी को मिला दो, फिर डी से पुनः ई को मिला दो, ई से एफ को मिला दो, एफ से जी को और जी से एच को। इस प्रकार से बारंबारता बहुभुज बन गया। यानी क्रम से इनको मिलाते हुए जाना है। हमें क्या करना है, जो वर्ग दे रखा है उससे पहले एक वर्ग उसको 0 मानना है, उसकी बारंबारता, और जहाँ वर्ग एंड हो रहा है उससे आगे वाले में भी इसको 0 मान करके हमें काम करना है। तो इससे पहले, अगर इससे पहले माना 0 से ही स्टार्ट हो रहा है तब तो ये ऋणात्मक दिशा में आ जाएगा, और अगर माना जैसे 10 से 20 होता तो 10 से 20 फिर ये 0 और 10 के मध्य के यहाँ लेते अपन, तो यहाँ ए बिंदु आ जाता, फिर ऐसे मिलते हुए चलता। ये क्या कहलाएगा? बारंबारता बहुभुज। तो बारंबारता बहुभुज में पहले आयत चित्र बनाएंगे और आयत चित्र बनाने के बाद उसके मध्य बिंदुओं को आप मिला देंगे तो बारंबारता बहुभुज मिल जाएगा। अगर वो करा कि साहब मध्य बिंदु को नहीं मिला, वो बारंबार आयत चित्र नहीं बनाना है, बिना आयत चित्र की सहायता से, बिना आयत चित्र की सहायता से आपको बारंबारता बहुभुज बनाना है, तो देखिए उसके लिए आप क्या करेंगे, बिना आयत चित्र की सहायता से अगर बारंबारता बहुभुज आपको बनाना है, जैसे माना इसमें अपन चेंज करते थोड़ा सा, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और 70 से 80, ये आ गया। अब इसमें देखिए वर्ग चिन्ह, बिना बारंबारता की सहायता से अगर आप बनाएंगे तो वर्ग चिन्ह की आवश्यकता होती है।
किसकी आवश्यकता होती है? वर्ग चिन्ह। इसको मध्य बिंदु, मध्यमान भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मध्यमान। और वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं? वर्ग की ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे, यानी देखिए वर्ग है, वर्ग में हमने कहा ये इसकी निम्न सीमा होती है और ये इसकी जो है उच्च सीमा, लोवेस्ट लिमिट और हाईएस्ट लिमिट होती है कि नहीं होती है? ये इसकी निम्न सीमा और ये उच्च सीमा, दोनों को हमें जोड़ करके 2 का भाग देना है। क्या करना है? दोनों को जोड़ करके हमें 2 का भाग देना है। तो कैसे देंगे? देखिए 20 प्लस 30 और 20 प्लस 30 कितना हो गया? 50। तो वर्ग चिन्ह 50 और 50 बटे 2 कितना हो गया? 25 आ गया। 30 प्लस 40 कितना हो गया? 70। 70 बटे 2 कितना आ गया? 35। 10 का अंतर चल रहा है तो कितना आ जाएगा? 45, 55, 65, 75 और 85 आ गया। ये क्या आ गया? इसका वर्ग चिन्ह आ गया। अब हमें क्या करना है? वही एक्स अक्ष और वाई अक्ष लेना है। अब देखिए 0 से स्टार्ट नहीं है, 0 से स्टार्ट नहीं है ना, तो यहां क्या करेंगे? निकुंज करेंगे हम। निकुंज हो गया, मतलब ये 0 से स्टार्ट नहीं है, विच्छेद कर दिया हमने इसका। यहां से कितना आ गया? 20 से लेंगे तो निम्न से 10 से ले लो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 और थोड़ा सा और बढ़ा दो इसको 90। आप इसमें निकुंज, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है तो निकुंज चिन्ह नहीं लेकर के आप ऐसे 0 से भी स्टार्ट कर सकते हो, तो 0, 10 ऐसे भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये तो आ गया आयु। अब इधर आ गया जनसंख्या, हजारों में जनसंख्या कैसे लेंगे? अब ये तो आयु वर्ग आ गया, वर्ग चिन्ह आ गया ना। अब आयु इसमें वही 4, 8, 12, 16 और 20, ये आ गया। अब देखिए वर्ग चिन्ह, देखिए वर्ग चिन्ह कितना है? 25। तो 25 कहाँ है? ये रहा, 20 और 30 के मध्य है, तो यहाँ बिंदु लिख देंगे आप बी। फिर कितना है? 35, सॉरी 25 पे कितना है? जनसंख्या कितनी है? 5। तो 25 से आप ऊपर चलेंगे और 5 तक चलेंगे, तो 5 माना ये आ रहा है, इधर से इधर आओ और यहाँ आओ, तो यहाँ पर एक बिंदु लगा देंगे, ये आ गया बी बिंदु मान। फिर 35 पे कितना है? 10। 35 पे कितना है? 10। ऊपर चलेंगे आप, ये 10 इधर है, यहाँ से यहाँ आ जाएंगे, ये 10 आ गया, ये बिंदु सी आ गया। फिर 45 पे कितना है? 8। 45 पे कितना है? 8। 45 जरा, 45 से ऊपर चलो 8 की तरफ, 8 से इधर आओ, डी बिंदु आ गया। फिर 55 पर कितना? 20। 55 से ऊपर की तरफ चलो 20 तक, ई बिंदु मान लो उसको। फिर 65 पर कितना? 4, ये 4 हो गया। फिर 75 पर कितना? 3। 75 से 3, ये हो गया थोड़ा सा नीचे। अब इससे आगे का वर्ग क्या मान लें? 80 से आगे का वर्ग 0 मान लें, तो 0 क्या? 80 से 90 के मतलब 0 आ गया, तो ये 0 आ गया। और इधर 10 से 20, भाई 20 से 30 चला ना, तो 10 से 20 में क्या मान लें? 0, तो 0 कहाँ आएगा? 10 से 20 का 0 यही आएगा, इसको ए बिंदु मान लो। ठीक है, अब यहाँ से मिला दो आप, ए से किसको मिलाएंगे? बी को, बी से सी को, सी से डी को, डी से ई को, ई को फिर एफ और बी। ये इस प्रकार से बारंबारता बहुभुज का निर्माण हो गया। ये बारंबारता बहुभुज का बिना आयत चित्र की सहायता से क्या करना है? बिना आयत चित्र की सहायता से बारंबारता बहुभुज इस प्रकार से बनाएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? ये दिया जाएगा आपको वर्ग चिन्ह बनाना है, और वर्ग चिन्ह बनाने के लिए आप क्या करेंगे?
वर्ग की दोनों सीमाओं को जोड़ेंगे, निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ करके 2 का भाग देंगे, वर्ग चिन्ह आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको नहीं, ये वर्ग चिन्ह देखेंगे तो 25 पर कितना है 5, तो 25 पर 5 आ गया ये। फिर 35 पर कितना है 10, तो 35 पर कितना 10। इस प्रकार से बिंदु लगाते चलेंगे और उन बिंदुओं से इस वर्ग से पहले वाले वर्ग का 0 मानेंगे और आगे वाले वर्ग का भी 0 मानेंगे। तो बस यहाँ से 0 से स्टार्ट करेंगे, इनको आपस में स्केल की सहायता से आप मिलाते जाएंगे और इस प्रकार से बहुभुज का निर्माण हो जाएगा। अब देखिए कुछ प्रश्न इस प्रकार से आते हैं जिनमें सतत वर्गीकृत वो बारंबार का बंटन सारणी नहीं है। जैसे माना ऐसे आ गया 5 से 14, फिर 15 से 24, फिर 25 से 34, 35 से 44 और 45 से 54। इस प्रकार से वर्ग अंतराल आ गया, वर्ग आ गया। अब इसमें देखिए सतत नहीं है, इसकी निम्न सीमा और इसकी उच्च सीमा और इसकी निम्न सीमा दोनों अलग अलग है, जबकि सतत वर्ग बारंबार का बंटन सारणी तो एक ही होनी चाहिए, तो यहाँ अलग है। तो देखिए दोनों का अंतर निकालो आप, दोनों का अंतर निकालें। इसकी उच्च सीमा 15 और इसकी निम्न सीमा 14, कितने का अंतर आ रहा है 1 का। 1 में 2 का भाग दो, कितना आ गया 0.5। क्या करना अपने को कि आगे वाले वर्ग की उच्च सीमा उसमें से पहले वाले वर्ग की निम्न सीमा को घटाना है। घटाने पर जो आ रहा है उसका वर्ग अंतर आ रहा है, उसमें 2 का भाग देना है, वो आ गया 0.5। अब क्या करना अपने को, इसकी निम्न सीमा को 0.5 से पहले से स्टार्ट करना है, माइनस करना है इसमें तो, और इसमें प्लस करना है। इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें। तो नया वर्ग बनेगा, वो क्या बनेगा 4.5। 0.5 बैठाएंगे तो 4.5 आ गया और ये आ गया 14.5। फिर ये आ जाएगा 14.5 से 24.5, 24.5 से 34.5, 34.5 से 44.5, 44.5 से 54.5। इस प्रकार से नया वर्ग अंतराल बन जाएगा। और उसी के आधार फिर यहाँ उसको किसको लेंगे, इसको लेंगे जो नया सतत बन रहा है ना, क्योंकि वो आप आयत बनाना अपने को या दंडालेख बनाना, उसमें सतत की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इस प्रकार से लेंगे। तो इन सब की सहायता से आपको चैप्टर जो है वो 14.3 हल करना है। धन्यवाद।